नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे, आज सब प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं विस्तार से इस योजना के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अलावा कभी भी आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीब घर की बेटियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके और उनका विवाह हो सके, यानी उनकी पढ़ाई और विवाह के लिए उनके घर वालों को कोई चिंता न रहे। थोड़ी थोड़ी जमा करके बचत उसके पढ़ाई के समय और विवाह के समय में एक अच्छा उनको मुनाफा मिल सके, एक अच्छी मेच्योरिटी मिल सके, ताकि कोई परेशानी न हो। इसका ये उद्देश्य था सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी पात्रता क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे भी देखेंगे। आगे भी ये देखेंगे कि कितना हम जमा करेंगे, कब तक जमा करेंगे, कितना मिलेगा। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, बेटी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ आप समझिए। पहले देखते हैं पात्रता, यानी कि किसका खाता खुलता है इसमें, इस योजना की लाभार्थी कौन है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जैसे आप किसी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको एक पासबुक मिलता है। खाता बचत खाता हो सकता है, चालू खाता भी हो सकता है। तो बचत खाते की तरह ही ये काम करता है। आप किसी भी सरकारी बैंक या लिस्टेड बैंक में जाकर के खाता खुलवा सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, आप फॉर्म भरिए, आपको एक पासबुक मिलेगा। उसमें सब कुछ लिखा होगा, बेटी का नाम, जन्म तिथि और अभिभावक का नाम, पता, सब कुछ लिखा होगा और किस दिन खाता खुला उसकी तारीख लिखी होगी। तो कहने का मतलब कि पोस्ट ऑफिस में जा कर के कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवा सकता है। बैंक में भी पात्रता इसकी ये है कि बेटी की उम्र जो है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम होनी चाहिए बेटी की उम्र, यही पात्रता है। इसके अलावा जाति, धर्म, मजहब, जन्म स्थान, निवास कोई मतलब नहीं है इसका, कि कहाँ की रहने वाली है, किस धर्म की है, कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पात्रता ये है कि बेटी का खाता खुलेगा, बेटों का नहीं। और बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में बेटी का खाता खुलेगा। कितनी बेटी का खाता खुलेगा, तो इसमें बताया गया है कि एक परिवार में एक या फिर दो। अगर एक बेटी है तो उसका खाता खुल जाएगा आराम से। अगर दो बेटी हो गई तो उन दोनों का खाता खुल जाएगा। अगर 3 बेटी हैं परिवार में या 4 बेटी हैं परिवार में, तो वो परिवार पर निर्भर करता है कि वो किन 2 बेटियों का खाता खुलवाएंगे। यानी अधिक से अधिक 2 बेटियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है। एक का भी खुलवाया जा सकता है, 2 का भी। एक केस ऐसी है जिसमें 3 बेटी का भी खाता खुलवाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी परिवार में एक बेटी है, उसका खाता खुल गया सुकन्या समृद्धि योजना में। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ कि माँ के पेट में जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, 2 बेटी पैदा हो गई, सेकेंड बार जुड़वा। तो अब उनमें चॉइस नहीं होगा, अब उन दोनों का खाता खुल जाएगा। तो 2 जुड़वा, एक पहली, 3। लेकिन अगर पहली ही बार जुड़वा हो गई हैं तो उन दोनों का खुलेगा, फिर उसके बाद अगर बेटी होती है तो उसका खाता नहीं खुलेगा। ठीक, बात समझ आ गई। यानी अगर अधिक बेटियां हैं तो चॉइस है परिवार पर कि किन 2 का खाता खुलवाया जा सकता है। अधिक से अधिक 2। पात्रता 0 से 10 वर्ष के बीच में बेटों का खाता नहीं खुलेगा, यही इसकी पात्रता है। जब खाता खुलवाने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो परिवार, इसमें जो अभिभावक बनते हैं, अभिभावक कौन बनेगा, या तो माता अभिभावक रहेगी या तो पिता, या फिर उस परिवार के कोई दादा दादी, नाना नानी, जो भी लड़की का अभिभावक होना चाहते हैं, तो उसका जो अभिभावक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, अगर बेटी का आधार कार्ड बन गया है तो अच्छी बात है, वो भी लग जाएगा। अगर नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनता है जिस हॉस्पिटल में वो पैदा होती है, तो उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उस बेटी का खाता खुल जाएगा। ये क्लियर हो गई बात इतनी। अब आते हैं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल गया, इसमें हम निवेश कितना करेंगे।
जमा कितना कर सकते हैं। तो इसमें जमा के बारे में बताया गया है कि 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं वार्षिक। वार्षिक का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में यानी कि 365 दिन के भीतर जिस तारीख को आपका खाता खुलता है उस तारीख से लेकर के अगले 365 दिन के भीतर आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा 500, 1000, 2000 ऐसे ऐसे आप करके 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इससे अधिक आप इस अकाउंट में जमा नहीं कर पाएंगे एक वर्ष के भीतर। और आपको जमा कब तक करना होगा, तो आपको जमा करना होगा 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक जमा करना होगा। 14 वर्ष तक जमा करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, फिर नहीं जमा करना पड़ेगा। और खाता खोलने के बाद जैसे ही खाते की वर्ष खोलने का होता है 21 वर्ष, यानी जिस दिन खाता खुलता है तब से लेकर के जब 21 साल पूरा हो जाता है तब वो खाता परिपक्व हो जाता है, यानी मेच्योरिटी का समय आता है, यानी जितना जमा हुआ है का ब्याज और मूलधन सब मिलता है। 21 वर्ष के बाद जमा धन वापस मिलता है, मेच्योरिटी होती है। बात समझ आ गई। एक चीज यहीं पे आप और समझ लीजिए, क्या समझना है कि पैसा हम महीनेवारी जमा कर सकते हैं कि वार्षिक कि प्रतिदिन छमाही कैसे जमा कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये बचत खाता है, और आप जानते हैं कि बचत खाता में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि आप महीनेवारी जमा करेंगे कि तिमाही की सालाना। जब आपके पास बचत होती है तब आप जाकर के जमा कर सकते हैं, और ये भी फिक्स नहीं होता कि कितना। रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट एक होता है, उसमें फिक्स हो जाता है कि आप 1000 महीना जमा करेंगे कि 2000 कि 3000 कि 4000। लेकिन बचत खाता में ऐसा नहीं होता। बचत खाता में आप जितना आपका बचत हो रहा है उतना जमा कर सकते हैं। इस महीने मान लीजिए आपने 5000 जमा किया, अगले महीने 6000 कर सकते हैं या उससे कम, या नहीं हुआ तो 2-3 महीने रुक भी सकते हैं। तब भी नहीं हुआ रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर आपका जमा होना चाहिए कम से कम 250। अगर 250 भी जमा हो रहा है एक साल के भीतर तो आपका खाता चालू माना जाएगा। बस जितना कम जमा है उतना ही कम ब्याज मिलेगा, कहने का भाव ये है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1.5 लाख अधिक से अधिक सीमा क्यों रखी गई है। 1.5 लाख अधिक से अधिक सीमा इसलिए रखी गई है ताकि इसमें अमीर लोग न जमा कर सके। उसका कारण क्या है, उसका कारण हम आगे देखते हैं। क्योंकि इसकी जो ब्याज दर है वो वर्तमान में है 8.2% वार्षिक, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। आम बचत खाता में, आम खाता में आप जानते ही हैं कि अगर आप बैंक में भी खुलवाते हैं तो भी आपको 4% से ज़्यादा नहीं मिलता। मैक्सिमम 4% वार्षिक ब्याज मिलता है बैंकों में, इससे कम ही रहता है। पोस्ट ऑफिस में 4% के आसपास रहता है, इससे डबल है, यानी कि आधे मतलब दुगुना से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इसलिए कोई भी अमीर व्यक्ति चाहेगा कि हम अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दें, 1 आध करोड़ 2 करोड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि 1.5 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हो। अगर आप अमीर हो तो भी आप खाता खुलवा सकते हो, रोका नहीं जाएगा, लेकिन आप जमा मैक्सिमम 1.5 लाख ही कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर अगर आप कर देंगे तो जो 1.5 लाख के ऊपर जमा है एक वर्ष के भीतर, उस पर पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाता में 4% ब्याज मिलता है उसके हिसाब से अतिरिक्त धन पर ब्याज मिलेगा। 1.5 लाख के अंदर जितना जमा धन है उस पर 8.5%, 8.2% ब्याज मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर से लौटते हैं थोड़ा सा। हाँ, बताए ना कि ये बचत खाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहली बार जब खाता खुलवाने जाते हैं तो मान लीजिए आपके पास 250 रुपये है, तो मिनिमम 250 रुपये आपका जमा हो जाएगा। खाता तो फ्री में खुलेगा, आपके खाते में 250 रुपये जमा हो जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगली बार कब जमा करेंगे। अगले ही दिन आप जाकर के जमा कर सकते हैं 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख नहीं मतलब 1.5 लाख के अंदर। नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अगले साल 1 वर्ष के भीतर फिर जमा करना होगा, और अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका खाता बंद माना जाएगा। लेकिन आप फिर चालू करना चाहते हैं तो 50 रुपये वार्षिक पेनाल्टी दे करके खाता को चालू करवाया जा सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की कि पैसा आपको मिलेगा कब। आपको बताया कि 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा, 14 वर्ष जमा, 21 वर्ष में मेच्योरिटी, यानी 21 वर्ष बाद कुल मिलेगा, प्राप्त होगा धन। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए हम जमा करते हैं 1000 रुपये महीना, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए
1,000 रुपये हम प्रति माह जमा करते हैं, तो 12 माह में कितना हो गया? 12,000 रुपये। ऐसे ही हम 14 साल तक जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,68,000। 1,68,000 ना, 12 चौक 48, 12 का नम 12 4 16, 1,68,000 रुपये आपका 14 वर्ष में जमा हुआ। अब आप निकाल नहीं पाएंगे। उसके बाद 14 7 21 7 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। खाता एकदम चालू है आपका, निकाल नहीं पाएंगे। जैसे ही 21 वर्ष पूरा हो जाएगा आपको लगभग और लगभग 5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, 8.2% वार्षिक ब्याज के दर से। अगर ब्याज बढ़ती है तो आपका ये धन बढ़ेगा, ब्याज घटती है तो आपका ये धन घटेगा। क्योंकि शुरुआत में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज 9% था वार्षिक, फिर घटते घटते 7.6% पे आ गया था और अब इस समय फिर बढ़ गया है 8.2%। तो ब्याज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वो सब पर लागू होता रहेगा, घटती रहेगी सब पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने जमा किया उस दिन जितनी ब्याज रेट थी वो हमेशा मिलेगी, नहीं, बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, घटेगी तो सबकी घटेगी। अब इसी में एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए वार्षिक, एक वर्ष में लगभग 12 साढ़े 12,000 महीना के आसपास आता है। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आप वार्षिक जमा कर रहे हो, 14 वर्ष में कितना जमा होगा? 14 डेढ़ 21 लाख जमा होगा। और अगर 21 लाख जमा हो गया तो 21 वर्ष के बाद यानी कि मेच्योरिटी के बाद आपको लगभग 70 लाख के आसपास आपको धन मिलेगा मैक्सिमम। यानी आपको 70 लाख, जो अभी ब्याज दर है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, 70 लाख से ज़्यादा आप नहीं प्राप्त कर सकते 21 साल में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर आप मान लीजिए 250 रुपये सालाना जमा करते हैं तो कितना जमा होगा? 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास जमा होगा। 14 साल में 10,000 के आसपास मिलेगा। मतलब ही नहीं है केवल 250 रुपये जमा करने का। अगर जमा कर रहे हैं तो ठीक ठाक जमा करें। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, हम आगे वो भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी बहुत कुछ आपको जानना बाकी है, अभी आप देखिएगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो आपके अंदर जो प्रश्न चल रहे होंगे उनके जवाब मैं आगे दूंगा, तो धैर्य रखिए, आगे भी देखिए। एक सूचना है आपके लिए, मेरा एक नया चैनल है न्यू इंडिया मैथ। मैं गणित स्पेशल अध्यापक हूँ, गणित पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए, एक दिवसीय परीक्षा जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, एसआई, टीईटी, सीटेट, लेखपाल आदि के लिए मैं इसमें पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, स्पेशल गणित, रीजनिंग। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 में पढ़ने वाले, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू इंडिया मैथ। आप जाइए यूट्यूब पर, न्यू इंडिया मैथ सब्सक्राइब करिए। मैं ही पढ़ाता हूँ, शाम को 6 बजे क्लास रहती है, निःशुल्क बच्चा आपका पढ़ेगा। बाद में मैं उस बच्चे को ऐप में भी जोड़ दूंगा, ऐप के बारे में आगे बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यू इंडिया मैथ नाम से है। इस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी इस चैनल पे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न यहीं पे ले लेते हैं तुरंत, लेकिन उस प्रश्न के पहले एक चीज़ और जानना है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 वर्ष तक तो जमा होगा और 21 वर्ष में मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक 2 बेटियों का यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देता हूँ, सारी बात समझ में आएगी। मान लीजिए 2 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम है ए, एक बेटी का नाम है बी। जो ए बेटी है इसकी उम्र है मान लीजिए 1 वर्ष, 1 वर्ष की बेटी है। अब बी वाले की उम्र है 9 वर्ष, ये 9 वर्ष की बेटी है। दोनों का खाता खुलता है सेम टाइम पे, आज की तारीख 1 नवंबर 2024 को खाता खुलता है दोनों का, 1 नवंबर 2024 दोनों का खाता खुल गया। इसका मतलब दोनों की मैच्योरिटी कब होगी? 21 साल के बाद। 21 जोड़ दीजिए। जमा कितना कर रहे हैं? कुछ भी जमा कर रहे हैं उससे क्या मतलब है, मैं मैच्योरिटी बता रहा हूँ। 21 साल के बाद यानी कि 4 1 5 2 2 4 45 में मैच्योरिटी होगी। यहाँ भी 2045 में मैच्योरिटी होगी, सन 2045 में। अब समझिए, ये जो बेटी 1 साल की है, ये 21 साल के बाद कितने वर्ष की होगी? 22 वर्ष की होगी। यानी 2045 में ये बेटी 22 वर्ष की होगी और 2045 में ये बेटी 30 वर्ष की होगी। 21 9 30। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जो आप पूछना चाह रहे हैं। 21 वर्ष के बाद ये बेटी 22 वर्ष की होगी,
क्योंकि अभी ये 1 साल की है जब इसका खाता खुला था। ये बेटी 9 साल की है, इसका खाता खुला है तो ये 30 वर्ष की होगी। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा और विवाह के लिए। यहाँ पर बेटी के पढ़ाई के लिए भी पैसा यूज में आ जाएगा और विवाह के लिए भी, क्योंकि कम उम्र है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि विवाह इसकी और पहले कर दें, क्योंकि बेटियों का विवाह कानूनी रूप में 18 वर्ष के बाद कर सकते हैं। तो 30 वर्ष की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, इसके पहले ही विवाह करना है, लेकिन पैसा मिलेगा जब ये 30 वर्ष की हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? उस पैसा हमारे किस काम का? उस बेटी के तो काम आया ही नहीं, क्योंकि निकाल ही नहीं पाया गया उस पैसे को। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये तो नियम है कि अभिभावक रुकना चाहें, ऐसा करना चाहें तो करें। अगर उनके पास मजबूरी है तो यहाँ पर एक उपाय बताया गया है कि पहले भी निकाल सकते हैं। उपाय क्या है? जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाए, चाहे 1 साल की बेटी का खाता खुला हो, चाहे 9 साल की बेटी का खाता खुला हो, जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाए, खाता की उम्र 18 साल नहीं कि खाता खुला तब 18 साल नहीं, बेटी की उम्र जब 18 साल हो जाएगी, तब वो बेटी अपनी पढ़ाई के लिए जमा धन का आधा निकाल सकती है। मतलब 5 लाख अगर उस खाते में हो चुका है तो 2.5 लाख निकाल सकती है, 10 लाख हो चुका है तो 5 लाख निकाल सकती है पढ़ाई के लिए। और अगर उसे विवाह करना है तो पूरी रकम निकाल सकती है। हाँ, जितना जमा है उसका ब्याज सहित मिलेगा। 21 वर्ष वाला पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उतना हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, ब्याज सहित 8.2% के भाव से मिल जाएगा। तो पढ़ाई के लिए आधा, विवाह के लिए पूरा। यहाँ भी, यहाँ भी। तो अगर 1 साल की ये बेटी है तो 18 साल की कब हो जाएगी ये? 17 साल बाद 18 साल की हो जाएगी। तो 17 साल बाद अगर ये चाहें तो ये पैसा निकाल सकते हैं। और ये 9 ये 9 साल बाद 18 साल की हो जाएगी, यानी कि 9 4 13 2033 में ये पैसा निकाल सकती है। और ये 17 साल यानी कि 7 4 11 2041 में निकाल सकती है। आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप पैसे को नहीं निकालना चाहते, उसके पहले ही बेटी का विवाह कर देना चाहते हैं अपने पैसे से, तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा कि बेटी की शादी हो गई है। फिर उसके बाद जो धन जमा हो रहा है उस पर सुकन्या के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि शादी के ही समय पैसा निकाल लिया जाए। और सबसे अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी, कम समय की ही उम्र में बेटी का खाता खुलवा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, अभिभावक की मृत्यु होने पर क्या होगा? मान लीजिए पैसा जमा कर रहा है पिता बेटी के नाम पर, पिता जमा कर रहा है 1,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए सालाना, जो भी 1 साल जमा किया या 2 साल या 3 साल, और पिता की ही मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो इस केस में यहाँ पर इसे मैं नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ, नेगेटिव पॉइंट, कि इंश्योरेंस सरकार ने नहीं दिया है। जैसे आप LIC में जमा करते हैं या कहीं और, तो आपका इंश्योरेंस हो जाता है, यानी जमा करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो आगे की पूरी पॉलिसी माफ़ हो जाएगी और जितनी कंडीशन थी, जितनी मेच्योरिटी की बात की गई थी, वो सारी मिल जाएगी निश्चित समय पे। और एक्सीडेंट के लिए, मौत के लिए कुछ अलग से प्रावधान होता है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा जमा हो रहा है उसे अगर कोई नहीं जमा करेगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने इतने ही समय तक इतना जमा किया है, अब इसके बाद जितना पैसा जमा है उसका ब्याज सहित आगे मिलेगा। जैसे बचत खाता में होता है, कोई व्यक्ति बचत खाता खुलवाया, 10,000 जमा किया, कुछ भी जमा किया, उसके बाद वो मर गया, तो फिर क्या होगा? जितना जमा धन है उसका, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, मतलब जो उसके नॉमिनी हैं, उन्हें ब्याज सहित मिल जाएगा। यही तो होगा। तो यहाँ भी वही होगा। अगर अभिभावक की मृत्यु होती है तो जितना जमा धन है बेटी चाहे तो तुरंत ब्याज सहित निकाल ले। हाँ, अगर जमा करने के लिए कोई दूसरा अभिभावक आता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। मेरी राय ये है कि इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो जितना, जिस हिसाब से वो जमा कर रहा है उसी हिसाब से सरकार को जमा करना चाहिए था। इसमें संशोधन होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है गवर्नमेंट को। अब ये तो हो गई अभिभावक की बात। अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है और अभिभावक जिंदा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? अभिभावक फिर जमा ही क्यों करेगा? अगर बीच में बेटी की मृत्यु हो जाती है, पैसा तो बेटी को मिलेगा, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी मर गई तो अभिभावक को फिर जमा नहीं करना होगा, तुरंत
बेटी का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा करके जितना जमा धन है उसका ब्याज सहित मेच्योरिटी करवा लेनी होगी। आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते, अवैध माना जाएगा। अब एक योजना में और महत्वपूर्ण कमी मैंने देखा है, वो भी मैं आपको सामने शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ बची रह जाए आपसे जानकारी में। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि बेटी के नाम खाता खुलता है, भले अभिभावक हैं उनके नाम खाता नहीं खुलता, बेटी के नाम पासबुक जारी होता है। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो बेटी उस खाता धारक मतलब बेटी स्वयं खाता की मालकिन हो जाती है, स्वयं खाता धारक हो जाती है। फिर वो बेटी बिना अपने माँ बाप की यानी बिना अपने गार्जियंस की मर्जी से भी जमा धन पूरा निकाल सकती है अपनी स्वेच्छा से। उदाहरण के लिए, अगर उसके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गया है और बेटी 22 साल की हो गई है, उसका किसी से प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो व्यक्ति इसको लालच दे करके या बहला फुसला करके जैसे भी है शादी के लिए उसको लेकर भाग जाता है और उस बेटी का माँ बाप से संबंध एक तरह से ख़त्म हो जाता है, तो उस पैसे को माँ बाप नहीं निकाल सकते, उस पैसे को बेटी ही निकालेगी। माँ बाप ये भी नहीं कह सकते जमा हमने किया है तो बेटी ना निकाले, कुछ नहीं। यही एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और ये भी मेरा सरकार को सुझाव है, ये भी बंद होना चाहिए और इसमें ये करना चाहिए था कि मेच्योरिटी के समय जो अभिभावक है उसकी भी मौजूदगी हो, बेटी की भी मौजूदगी हो, दोनों की रजामंदी से पूरा पैसा मिले। हाँ, अगर अभिभावक नहीं है तो बेटी चाहे जो करे, या बेटी नहीं है तो अभिभावक चाहे जो करे। लेकिन अगर दोनों हैं, जिंदा हैं, मौत नहीं हुई है किसी, तो दोनों को रहना वहाँ पे ज़रूरी होगा। क्योंकि माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करेंगे और बाद में भगवान न करे ऐसा हो, बेटी की नीयत ही खराब हो जाए, वो जमा धन पूरा लेकर भाग जाए, ये भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ और ये मेरा भारत सरकार को सुझाव है, जितना मैंने जाना है, समझा है कि इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, इसमें इंश्योरेंस करना चाहिए कि अभिभावक की मृत्यु होने पर जो पैसा जिस हिसाब से जमा हो रहा है उस हिसाब से सरकार जमा करे। दूसरा, मैच्योरिटी के समय अभिभावक का रहना जरूरी हो। ठीक है, वीडियो मैं यहीं पे विराम करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पूरी बात मैंने समझाने की कोशिश किया, वीडियो बड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, पूरी बात मैंने आपको समझा दी। फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।